बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम आप लोगों के सामने लिखा है, लेकिन इसमें जो वर्ड है, ये मिसाइल जो वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करने में जरा ध्यान करना आप लोगों ने, क्योंकि उर्दू में इसको मिसाइल लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मिसाइल्स है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में सबसे पहले तो हमें वर्ड बैलिस्टिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कि बैलिस्टिक फ्लाइट्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है? अगर आप किसी चीज को इनिशियल पुश दें और फिर वो इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से मूव करे, तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक बैलिस्टिक फ्लाइट है। मिसाल के तौर पर, अगर आप बैलिस्टिक फ्लाइट को समझना चाहते हैं तो पहले आपको एग्जांपल देनी होगी कि वो कौन सी चीज है जो बैलिस्टिक नहीं है। तो उसमें एग्जांपल दूंगा, जैसे एरोप्लेन। अगर एरोप्लेन की फ्लाइट देखें तो एरोप्लेन जो है, क्या वो सिर्फ इनिशियल धक्के पर, इनिशियल पुश पर चल रहा होता है? हरगिज नहीं, उसको मुसलसल जो है उसके इंजन की फोर्स चला रही होती है, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर भी जा सकता है क्योंकि उसके पास अपनी एनर्जी, अपनी फोर्स है। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ऐसी चीजों को जिनको हम इनिशियली पुश करेंगे और उसके बाद उनकी परवाज के दौरान, फ्लाइट के दौरान हम उनको कोई एनर्जी नहीं देंगे, और वो सिर्फ इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से आगे जाएंगी, इनर्शिया की वजह से, और नीचे आएंगी ग्रेविटी की वजह से। तो ये हमारे पास एक बैलिस्टिक फ्लाइट होती है। तो एरोप्लेन को हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन बैलिस्टिक फ्लाइट है। तो अब जरा देखिए, तो बैलिस्टिक फ्लाइट क्या है? If a projectile is given an initial push, आप ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल किनेटिक एनर्जी, सिर्फ उसको इनिशियली पुश दे दिया आपने, एंड देन इट मूव्स ड्यू टू inertia and action of gravity। तो ये दो बातें हैं जो एक बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल में आपको याद रखनी है। तो बैलिस्टिक में inertia इंपॉर्टेंट है और ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, और इनिशियल पुश, मजीद एनर्जी रास्ते में नहीं मिलेगी इनको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप लोगों को आज के आर्टिकल में नजर आ रहा है वो है मिसाइल्स। अब ये मिसाइल्स क्या है? बेसिकली मिसाइल लैटिन वर्ड मीटियर से निकला। मीटियर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप जब भी मिसाइल्स या मिसाइल को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? एक ऐसी चीज जो जब किसी भी इलाके में गिरे तो तबाही मचा दे, ऐसी है ना? लेकिन एक्चुअली में मिसाइल्स ऐसे नहीं है। मिसाइल का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो मीटियर से निकलता है, और मीटियर का मतलब है टू सेंड समथिंग टू हिट अ टारगेट। जब भी आप किसी चीज को फेंकें किसी खास निशाने पर टारगेट को हिट करने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक मिसाइल है। तो इसका मतलब, अगर कोई शख्स गुलैल से, कैटापुल्ट से किसी चीज का निशाना ले रहा है तो उससे निकलने वाला पत्थर भी मिसाइल हुआ। अगर कोई शख्स किसी चीज से, एरो से निशाना ले रहा है तो वो एरो भी इस डेफिनेशन से एक मिसाइल ही हुआ। और अगर कोई शख्स इवन गन से फायर करके किसी चीज का निशाना ले रहा है तो वो भी मिसाइल हुआ। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई शख्स किसी पत्थर को सिंपल फेंक रहा है किसी चीज पर निशाना लेकर, तो ये भी मिसाइल हुआ। इसका मतलब अब इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं जब इकट्ठे होंगे तो ये बन जाएंगे
बैलिस्टिक और मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स फिर क्या हुए? जैसे कि बैलिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा कि सिर्फ इनिशियल पुश देनी है, उसके बाद नहीं। और मिसाइल्स के बारे में पढ़ा कि किसी चीज का निशाना लेना है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स फिर क्या हुए? बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स हुए जिनको सिर्फ आप इनिशियल पुश देंगे किसी चीज का निशाना देने के लिए। ये किसी भी मकसद के लिए यूज हो सकती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वो डिस्ट्रक्शन, तबाही वाला ही मिसाइल हो। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर अगर आप लोगों ने इमदादी सामान पहुंचाना है तो भी आप एक मिसाइल बना सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, ऐसा सामान हो, मेडिसिन हो, जो वहां जाकर जब गिरे तो उन लोगों को मेडिसिन मिल जाए। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक्चुअली हम इसको वही मिसाइल्स पढ़ेंगे जो हम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आपने दो बातें याद रखनी। नंबर वन, इट इज एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि ये अनपावर्ड होते हैं और ये अनगाइडेड होते हैं। अनपावर्ड का क्या मतलब है? अनपावर्ड का मतलब है कि इनको बीच में पावर नहीं मिलेगी, और वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। उसको तो सिर्फ इनिशियल पुश मिलेगी। जैसे अगर मैं स्टोन को फेंकूं तो वो स्टोन जो है सिर्फ उसके पास पूरी प्रवास के दौरान वही एनर्जी होगी जो मेरे हाथ से निकलते हुए उसको मिल गई थी। दरमियान में तो कोई पुश उसको नहीं मिल सकती। और दूसरी बात क्या है कि ये अनगाइडेड मिसाइल्स होंगे। अनगाइडेड से मतलब है कि इनको गाइड नहीं किया जा सकता। एक दफा जो ये आपके जो है वो निकल गए तो जिस टारगेट पर आपने फेंका फिर ये उस पर गिरेगा, दरमियान में आप इसको रोक नहीं सकते। तो ये है हमारे पास एक बैलिस्टिक मिसाइल। अब जरा देखते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इस मिसाइल का ट्रैजेक्टरी कैसी होगी और इस मिसाइल की जो मोशन है वो कैसी होगी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इस मिसाइल की मोशन को थोड़ा सा डिटेल में। स्टूडेंट्स, अभी हम बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अनगाइडेड है, अनपावर्ड है। जरा देखते हैं, अगर मेरे पास एक बैलिस्टिक मिसाइल हो और मैं उसको फायर करूं तो उसकी मोशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस मोशन को जरा ध्यान से देख लें, और अब मैं पहले आपसे कुछ और डिस्कस करता हूं, फिर इस मोशन की तरफ भी आते हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं किसी चीज को हॉरिजॉन्टल फेंकूं और उस जगह पर ना कोई एयर फ्रिक्शन हो ना कोई सरफेस की फ्रिक्शन हो, तो आपको मालूम है न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि जिस चीज को फेंकेंगे उसकी स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना एयर फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन उसको रोक नहीं रही। तो हमारे पास जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो कुछ सिनेरियो इस तरह सा बनेगा कि वो वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करेगी। इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ये हो गई हॉरिजॉन्टल मोशन। आप लोग जानते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल मोशन किस वजह से है? क्यों वो आगे चलता जा रहा है मेरे हाथ से छूट जाने के बाद भी? क्योंकि इनर्शिया कहता है कि जब कोई चीज चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है। तो इसका मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह कौन है? इनर्शिया। आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, आप इसको यहां क्यों बता रहे हैं? अभी जरा देखिएगा, आपको समझ आएगी कि मैं यहां क्यों बता रहा हूं। अब जरा देखें, इमेजिन करें कि अगर मैं किसी चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टिकल फेंकूं। आपको मालूम है जब हम किसी चीज को वर्टिकल फेंकें तो ग्रेविटी डाउनवर्ड खींच रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की स्पीड ऊपर जाते हुए कम होगी। अब जब इसकी स्पीड कम होगी, जो इसकी मोशन है वो कुछ इस तरह से होगी। मैंने डिफरेंट टाइम में इसकी पिक्चर्स यहां पर आपके सामने बनाई है। जरा देखें यहां पर हमारे पास कि शुरू में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी उतने टाइम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रेविटी नीचे को खींच रही है। ये है हमारे पास एक वर्टिकल मोशन। और आप अगर पूछें कि वर्टिकल मोशन इस तरह से किस वजह से है, तो मैं कहूंगा कि वर्टिकल मोशन इस वजह से ड्यू टू ग्रेविटी है। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन के इस तरह के होने की वजह इनर्शिया है, इस तरह से वर्टिकल मोशन होने की वजह जो है वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। इन दोनों बातों को बड़े अच्छी तरह से देख लें, गौर से, और जहन नशीन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताने लगा। तो मैं बात कर रहा था बैलिस्टिक मिसाइल्स की। मैं एक बॉल को
आपके सामने अभी इसी बैलिस्टिक मोशन में लेकर आऊंगा और मैं क्या करूंगा कि बराबर टाइम के बाद उसकी एक एक पिक्चर कैप्चर करूंगा कि वो कहां पहुंची। तो जरा देखिए, ये बॉल मैंने फेंकी और मैं मुसलसल इसकी पिक्चर्स खींचता जाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि बॉल की जो मूवमेंट है मैं उसको ट्रेस कर सकूं। अब जरा देखिए जी, ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया। अब आप जरा देखें, यहां पर बॉल ने 2 डायमेंशन में मूव किया। बॉल ऊपर भी गई है और बॉल आगे भी गई है, हाइट भी कवर की और रेंज भी कवर की। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो जरा देखिएगा, हमारे पास अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बॉल ने आगे किस पैटर्न पर ट्रेवल किया है, तो मैं सिर्फ आगे जाने वाली मोशन को आपके सामने यहां अलग करता हूं। आप देख रहे हैं, कुछ देखकर आपको याद आया ये कौन सी मोशन है? ये तो बिल्कुल वही मोशन है जो इनर्शिया की वजह से कांस्टेंट स्पीड में होती है, क्योंकि देख लें कि बराबर टाइम के बाद जब मैं तस्वीर खींच रहा हूं तो बॉल बराबर दूर जा रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल की अगर आगे जाने वाली मोशन को ध्यान से देखा जाए तो वो तो एक्चुअली ड्यू टू इनर्शिया है। द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल और द बैलिस्टिक मिसाइल इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, अब मैं इसमें से जो वर्टिकल मोशन है यानी कि बॉल के ऊपर जाने का जो पैटर्न था उसको भी अलग करता हूं। और जरा देखें, क्या कुछ पैटर्न को देखकर याद आया आपको? तो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है जिस तरह से किसी चीज को आप सिंपल ऊपर फेंके तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती है और एक पॉइंट पर आकर वो रुकता है फिर वापस आता है। इसका मतलब अगर हम प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल मोशन होती है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल में वैसे तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टाइल को क्लेवरली इस तरह से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल के 2 मोशंस हैं। और मजे की बात है कि दोनों इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। जैसे वर्टिकल मोशन थी, हॉरिजॉन्टल में चलने के बाद भी वर्टिकल मोशन वैसी ही रही, डिस्टर्ब नहीं हुई। इसका मतलब एक्स एक्सिस की मूवमेंट वाई एक्सिस की मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वाई एक्सिस की मूवमेंट एक्स एक्सिस की मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। तो अब जरा मैं आपको यहां पर लिखता हूं कि आप लोगों ने याद क्या करना है। तो ये देखिए, हमारे पास मोशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? दिस इज द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? इट इज अ कॉम्बिनेशन, बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशंस। 2 इंडिपेंडेंट मोशंस का कॉम्बिनेशन है, जिनमें से पहली मोशन है हॉरिजॉन्टल और दूसरी मोशन है वर्टिकल। और मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो किस वजह से हो रही है? ड्यू टू इनर्शिया। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो फोर्स विच इज ट्राइंग टू स्टॉप द हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई फ्रिक्शन नहीं है जो उस बॉल को आगे जाने से रोके या उसकी स्पीड कम करे। वर्टिकल मोशन जब देखें तो वर्टिकल मोशन क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन क्या स्पीड कांस्टेंट थी? हरगिज नहीं, बल्कि स्पीड तो कम हो रही है ऊपर जाते हुए। तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। और आपको मालूम है जब किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट ना हो तो हम कहते हैं बच्चों उसके पास क्या है? उसके पास एक्सेलरेशन है। और यहां पर हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है तो वो तो हर चीज के लिए कितना होता है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये थी हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल की, इस बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल की या बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन जो है वो किस तरह से बनी है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं एक और चीज, तवज्जो से देखिएगा, और वो चीज है ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। तो आज का जैसे कि आर्टिकल ही बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में है, अब हम डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या है। बेसिकली ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री होती है किसी भी चीज का पाथ
जब कोई चीज कहीं से गुजरेगा, अगर आप उसका पाथ ट्रेस करें, उसका रास्ता ट्रेस करें, तो हमारे पास वो बनेगी उसकी ट्रेजेक्ट्री। तो फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल क्या हुआ? पाथ फॉलोड बाय ए बैलिस्टिक मिसाइल, पाथ फॉलोड बाय ए बैलिस्टिक मिसाइल। अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल जिस पाथ से गुजरता है उसे हम बोलते हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। अब आप पूछेंगे सर ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? ट्रेजेक्ट्री यानी कि इसका पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये तो पाथ कर्व था, लेकिन कर्व्स की कई किस्में होती हैं। आइए जरा थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि ये कर्व्स की क्या क्या किस्में होती हैं। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये मेरे पास एक कॉर्नेटो है। आप कहेंगे ये कॉर्नेटो यहां क्या कर रही है? ये कॉर्नेटो बेसिकली मैथमेटिक्स में कोन कहलाती है। ये एक शेप है मैथमेटिकल। मैं इसको डिफरेंट एंगल्स पर कट करूंगा। अगर मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कट करूं तो मेरे पास जो शेप बनेगी, इसे हम सर्कल कहते हैं और आप लोग इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं इसको थोड़े से एंगल पर कट करूं तो फिर मेरे पास ये सर्कल नहीं एक और शेप बनेगी जिसे हम एलिप्टिकल या एलिप्स कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं तो फिर हमारे पास ये जो सेक्शन होगा इसे बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। पहली दो शेप्स क्लोज है और आखिरी शेप जो है वो पैराबोलिक, वो हमारे पास जो है वो क्लोज नहीं है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं दोनों को थोड़ा सा जूम करके देखूं, तीनों को, तो जूम करके देखने पर तीनों शेप्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग हैं। पता नहीं चल रहा कि कौन सी शेप कौन सी। अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो फिर तो पता चल रहा है कि पैराबोलिक कौन सी है, एलिप्टिकल कौन सी है, सर्कल कौन सी है। लेकिन जूम करने पर क्योंकि आपको सिर्फ कर्व का कुछ पोर्शन नजर आएगा, तो कर्व्स में फर्क करना, डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। इस सिस्टम का हमारे आज के टॉपिक से क्या ताल्लुक है जरा देखते हैं। इमेजिन करें कि मैं एक प्रोजेक्टाइल को जमीन पर फेंकता हूं। जब ये प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं तो मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी कि इसके पाथ को ट्रेस करता हूं और मेरे पास ये एक कर्व आई। जरा देखें कि ये कर्व नीचे वाली किस कर्व से मैच कर रही है? ये तो पैराबोला से मैच कर रही है। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कि एक प्रोजेक्टाइल जो है, जो बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? पैराबोलिक। लेकिन आपने देखा यहां पर मैंने जमीन को फ्लैट कंसीडर किया क्योंकि मैंने उसको बहुत थोड़ी रेंज पर फेंका है। वैसे जमीन स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करें तो वो उसका कर्वेचर इतना कम होगा कि उसको हम फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपके घर का फर्श जो है वो तकरीबन फ्लैट ही दिखता है। लेकिन अगर रियलिटी में हम इस पिक्चर को जूम आउट करें तो जूम आउट करने पर जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो तो एक स्फेरिकल अर्थ होगी। अब जरा इसको देखें तो हमारे पास दोबारा से मैं प्रोजेक्टाइल थ्रो करूंगा, लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की लाइंस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो पहले की तरह हमारे पास अब पैरेलल नहीं है, और क्योंकि ये चेंज आ गया है तो हमारे पास जो उस प्रोजेक्टाइल की मोशन है अब वो चेंज हो जाएगी। तो जरा देखें, दोबारा से मैं इसको फेंकता हूं तो ये कर्व जो है, जरा ध्यान कीजिएगा, ये हमारे पास नीचे कौन सी कर्व से मैच कर रही है? तो स्टूडेंट्स ये तो अब एलिप्टिकल पाथ है। इसका मतलब लॉन्ग रेंजेस पर अगर आप देखेंगे तो हमारा बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल जो है वो एलिप्टिकल पाथ बनाएगा, और शॉर्ट रेंज पर आप देखेंगे तो हमारा जो बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक कर्व बनाएगा। और अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप दूसरी सिचुएशन में जमीन को थोड़ी देर के लिए इनविजिबल सपोज कर लें और प्रोजेक्टाइल को गिरने दें, तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल वाकई में एक एलिप्टिकल शेप बनाएगा। तो ये थी हमारे पास कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी प्रोजेक्टाइल की। तो अब इसको लिखना किस तरह से है, आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेजेक्ट्री, आज से पहले आपको बताया जाता कि ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होने के साथ साथ एलिप्टिकल भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम शॉर्ट रेंज पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो अर्थ जो है वो फ्लैट कंसीडर की जाएगी। इस सूरत में हमारे पास जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर वही प्रोजेक्टाइल
लॉन्ग रेंज पर फेंका जाए तो फिर हमारे पास अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल कंसीडर की जाएगी, और इस सूरत में हम कहेंगे ये पाथ एलिप्टिकल है। तो स्टूडेंट्स यहां से अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आइडियल कंडीशन थी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ था, रियलिटी में एक्चुअली में जब हवा भी होगी तो क्या प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक होगी या एलिप्टिकल होगी? तो इसका आंसर है कि अगर आप बहुत से फैक्टर्स अभी तक मैंने नहीं डाले जिनमें एयर फ्रिक्शन है और उसमें विंड पावर है और उसमें हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जमीन की रोटेशन को भी कंसीडर नहीं किया क्योंकि असल में तो जमीन रोटेट कर रही है, फिर जमीन की रोटेशन की डायरेक्शन को भी अभी कंसीडर नहीं किया, और हमने ये भी नहीं कंसीडर किया कि हम प्रोजेक्टाइल को कहां से हिट कर रहे हैं, आया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से हिट कर रहे हैं या प्रोजेक्टाइल हम जो है वो इक्वेटर से हिट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रियल सिचुएशंस देखें तो वो इतनी आसान नहीं होंगी बल्कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। अब हम जरा देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की लिमिटेशन क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्या है, अनपावर्ड। जब ये अनपावर्ड है तो डेफिनेटली ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो इनकी रेंजेस जो हैं वो काफी शॉर्ट रेंजेस होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने ये भी बताया कि ये अनगाइडेड है। अनगाइडेड है तो फिर जिस लम्हे ये आपके पास से चले गए आप इनको फिर से कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कहीं थोड़ा सा भी गलती हो गई तो फिर ये टारगेट को मिस कर जाएंगे क्योंकि आप बाद में इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनका किसी किस्म का कंट्रोल टावर से किसी किस्म का राब्ता नहीं होता, जैसे कि प्लेन्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये अनगाइडेड हुए तो इनकी अनचेंजेबल ट्रेजेक्ट्री हुई, चेंज नहीं हो सकती। अगर गलत चले गए तो फिर गलत ही गिरेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे हैव हाई हाइट। जब ये प्रोजेक्टाइल्स को फेंका जाता है तो ये पहले बहुत ज्यादा हाइट तक जाते हैं और फिर जाकर ये नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से ये रडार की जो पहुंच है उसमें ये आ जाते हैं और ये डिटेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये डिटेक्ट हुए तो फिर इनको आराम से इनका जो है वो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है जिससे इनको रोका जा सकता है, हवा में तबाह किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हाई हाइट की वजह से डिटेक्टेबल है इन रडार। और फिर हमारे पास इसी तरह से क्योंकि ये हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री ग्रेविटी कंट्रोल करेगा, इनका जो पाथ है वो भी काफी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर कहीं ये डिटेक्ट होते हैं तो इनके डिटेक्ट होने पर रडार फौरन से सेंस कर लेगा कि ये यहां पर मौजूद है, और हमें मालूम है ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं सकते, हमें मालूम है इन्होंने इसी पॉइंट पर गिरना है, तो जिस जगह पर गिरना है वहां पर लोग पहले से ही अपने आप को सेव कर सकते हैं, या वो जगह जिसको तबाह करना है वो उसको पहले से ही सेफ बना सकते हैं। इसका मतलब इसका प्रिडिक्टेबल पाथ जो है वो इसको इतनी डिस्ट्रक्शन इतनी तबाही नहीं करने देगा। जहां इसके कुछ फायदे हैं वहां इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो फिर अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं, तो फिर इनकी जगह कौन से ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है? उन्हें हम बोलते हैं कि गाइडेड मिसाइल्स। गाइडेड मिसाइल्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि एक तो ये गाइडेड है और ये पावर्ड भी है, तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये पावर्ड और गाइडेड है। गाइडेड का मतलब है कि इनमें कोई चिप, कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम होगा जो इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है, और इवन के अगर कहीं पर
ये गलत चले जाते हैं तो आप इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने फेंकने से पहले एयर को कैलकुलेट किया, एयर की स्पीड कुछ और थी, लेकिन जैसे ही हुआ तो हमारे पास किसी वजह से एयर की स्पीड चेंज हो गई, जिससे वजह से अपने टारगेट को मिस कर देगा, तो फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने टारगेट को फिर भी अचीव कर सकता है। तो एक तो इसकी चेंजेबल ट्रेजेक्टरी है, इसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास ये लो हाइट्स पर ट्रैवल कर सकते हैं। आप यूं समझ लें जैसे ये बिल्कुल हमारे पास प्लेन की तरह होते हैं, इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो हमारे पास ये कम हाइट पर चलेंगे तो ये रडार से बच भी सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने, और इसको अच्छी तरह से दिमाग में उठा लें, इसको दोबारा भी देखें अगर जरूरत पड़े। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह